हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे हो। तो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th के, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं आपके। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट देख लेते हैं। क्या कोट है? सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। तो अगर आप सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो सेम वही है, आप मेहनत करिए। एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में मैं आपके साथ हूँ। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, और वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय संगीता शर्मा। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स वीडियो। देखिए, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज़ हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको इसके अंदर करवाऊंगी। तो देखिए, क्या है? पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो पहले का स्क्वायर कर दो प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये जो 2ab है ये माइनस में आ जाएगा, अदरवाइज सारा का सारा किस में होगा? प्लस में रहेगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, मतलब एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, तो हम क्या कर देंगे? एक बार दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, a प्लस बी का क्यूब अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? पहले का क्यूब कर दो प्लस दूसरे का क्यूब कर दो प्लस 3 इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का क्यूब आप देखेंगे। देखिए, जहाँ पे भी b अकेला है ना, मतलब एक है स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अदरवाइज सारा ही पॉजिटिव रहेगा। सेम वैसे ही तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि बी क्यूब जो होता है किसी का भी जो क्यूब होगा माइनस का, वो माइनस में ही होगा, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, चैप्टर 1 में जो है आपके पास, एक जो चैप्टर 1 है आपके पास, उसमें कुछ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि चैप्टर 1 में आपको क्या क्या क्वेश्चन में जाके वहाँ पे मिल सकता है। तो ये देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे 2 और 5 हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या क्या है। अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हैं, या फिर 2 और 5 में से कोई एक भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज चाहे कुछ भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये चैप्टर 1 का था। और एक कंसेप्ट और है चैप्टर 1 का। देखिए, एक कंसेप्ट और चैप्टर 1 का क्या है हमारे पास, कि क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मान लिया इसने ये दिया कि 1/2 का स्क्वायर इंटू 5। अब पूछता है कि ये कितने डेसिमल डिजिट होंगे, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल इसमें लगेगा। तो हमें क्या करना है? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है। क्या करेंगे आप? जो 2 और 5 में से सबसे बड़ी पावर जो भी है, चाहे 2 की हो चाहे 5 की हो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो बड़ी कौन सी है? 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? तो चैप्टर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भाई, क्वेश्चन दे देगा कि √5 क्या है। तो हमें क्या पता है √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही आपको बोल देगा, अगर देखिए कोई भी जो इरेशनल नंबर है, वो अगर किसी में से भी, चाहे रैशनल में से माइनस कर लो चाहे उसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो वो क्या बनेगा? इरेशनल ही होगा। जैसे हमने 2 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो भी इरेशनल रहेगा, अगर 3 में से √5 को माइनस किया तो भी ये इरेशनल रहेगा, अगर 4 में इसको प्लस कर दिया तो भी ये इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो इरेशनल नंबर होगा उसको आप किसी के अंदर भी प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है
कैसा क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर 1 में से? चैप्टर 1 में से देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि जो मान लिया कि 8 की पावर n आपको दिया है और n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर या फिर होल नंबर है। n क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो इसमें से हमें ये बताना है कि n की हम क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा 16 से डिविजिबल हो जाए। n की क्या वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और आपको ऑप्शन दे देगा 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें या 3 रखें, क्या रखें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 8 की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 तो पूरा पूरा 16 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2। तो 8 8 जा कितना होता है, 64, यही होता है। तो ये भी 16 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको ये देखना है तो कि आप उसकी जगह पे क्या रखेंगे। तो 8 की पावर 0, 0 कितना आ जाएगा, 1। तो ये भी नहीं है डिविजिबल। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है कि पूरा का पूरा डिविजिबल कैसे हो सकता है। क्लियर है, समझ आएगा, ओके। उसके बाद कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको क्या करना होता है, रैशनल नंबर दिया मिलेगा। जैसे ये वाला आपको दे रखा है कि जो 1/√2 है ना, उसको आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, वैसे ये वाला इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि रैशनलाइज कैसे करना है, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कैसे रैशनलाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम फॉर्मूलाज पे ही चलते हैं। ठीक है, तो इतने ये हमें इसमें याद रखनी है ये चीज़ें। क्लियर, तो अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है। अगर आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है, कोई भी, क्या पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, कोई भी पॉलिनोमियल आपको ये दिया गया है, तो इसमें पूछा गया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a। सम ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछा जाए, सम ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछा जाए, तो वो क्या होता है, -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब देखिए फॉर्मूला फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला निकालना जब आपको सम गिवन होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। मतलब ये जैसे ये वाला दिया है, सम ऑफ रूट्स मान लिया इसने दे दिया 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लिया दे दिया 4। तो आपके पास कैसे करना है आपको, ये देखिए, तो फॉर्मूला आपके पास है, बना बनाया फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या फॉर्मूला, x² - सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिख देंगे, इंटू में x कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, x² माइनस सम कितना है हमारे पास 3x, 3 × x और प्लस प्रोडक्ट कितना है 4। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से बन गया ना, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ऐसे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास कोई भी आ जाए तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है ये वाले फॉर्मूले। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास क्या होता है, ये देखिए आपके पास अगर कोई भी दो इक्वेशन, ये यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ पे b1 आएगा, यहाँ पे c1 आएगा, ये a2 होगा, b2 होगा और c2, अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, दो इक्वेशन आपको ये दी गई है, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी क्या दी गई है, a2x + b2y + c = 0। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, चैप्टर 3 की। तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको क्या करना है, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू हो b1/b2, कंडीशन चेक करने आते हैं बहुत बार। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए इस टाइप से कुछ कंडीशन आएगी। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको एक सॉल्यूशन है इसलिए हमने इसको क्या बोला है, यूनिक बोला है। ठीक है, और लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा इसी का एक और पॉइंट क्या आएगा, देखिए अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2 है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या आएगा, पैरेलल होगा। क्या होंगे, लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, किस टाइप से, ये इस टाइप से लाइंस एक दूसरे की पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए इसका
क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये हमें देखना। अब ये बताइए मेरे को, पैरेलल लाइन से चाहे आप इनको किधर भी, चाहे लेफ्ट साइड में बढ़ा लो, चाहे राइट में बढ़ा लो, चाहे कहीं पे भी बढ़ा लो, ये एक दूसरे से आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। अगर कट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए थर्ड जो कंडीशन हमारे पास होती है वो क्या कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है कि इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों ही इक्वल हों तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए तीनों ही इक्वल हों तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब कोइंसिडेंट होंगी। देखिए ये मान लिया एक लाइन हमारे पास है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर होगी। यहाँ पे दूसरी लाइन भी कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये बताइए, देखिए यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी कट करें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन होती है। क्लियर, क्या होता है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, कोइंसिडेंट हो जाएंगी दोनों लाइन, और इसका क्या आ जाएगा, मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। अब एक टर्म और आती है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या टर्म आती है, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ये देखिए क्या होता है, अगर ये दो लाइन है ना, इनका अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक हो, चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे कुछ भी सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है दोनों लाइंस का, तो वो क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये होता है इस टाइप से। तो ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन कौन से केस में होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो यूनिक केस होगा, और लाइन से एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। और मैनी सॉल्यूशन किस केस में होता है, जब तीनों ही इक्वल हो, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों ही इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होते हैं तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, और मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। सॉल्यूशन चाहे वन हो चाहे कितने भी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट पे चलिए। अब देखिए ये तो था हमारे पास कौन से चैप्टर की बात चल रही थी, थर्ड चैप्टर की हमने बात कर ली थी। सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं। अब देखिए हम करते हैं 7th चैप्टर पे हम चलते हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर पे चलेंगे, 7th चैप्टर पे। और अगर इस केस में आपको कुछ और अगर लगे कि ये रह गया हमारा, थर्ड चैप्टर में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ खास आता नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका 7th चैप्टर है, जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th चैप्टर कौन सा है, 7th क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है उसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले आपके पास हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए मान लिया एक पॉइंट हमारे पास ये P है, और एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, Q पॉइंट है। ठीक है, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने मान लिए x1 और y1 है। ठीक है, और Q के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x2 है, ये कोमा लगा देना बीच में, और y2 है। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट है P और Q। अब क्वेश्चन बोल दिया कि भाई P और Q के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या बोल दिया,
कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए क्या फॉर्मूला होगा, एक्स वाले में से एक्स वाले को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन लगा के y वाले में से y वाले को माइनस कर देना है। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है, ये इस टाइप से आपके पास फॉर्मूला होता है। क्लियर। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, पूरे पे रूट लगा दो सबसे पहले, फिर x वाले में से x वाले को चाहे x1 माइनस x2 कर लो, चाहे x2 माइनस x1 एज यू विश, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाता है। क्लियर। तो ये था आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। जो नेक्स्ट आता है, मैं इसको रब कर देती हूँ, जो नेक्स्ट आता है अच्छे से याद कर लेना ये फॉर्मूला, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है वो क्या फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखिए मान लिया ये 2 पॉइंट दिए गए आपको ए और बी कि x1 और y1 इनके कोऑर्डिनेट हैं, इसका क्या कोऑर्डिनेट है x2 और y2, ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई जो है ये ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है, इसको कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, ठीक है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिया एक्स वाई है, वो 3:1 में, सॉरी 3:1 नहीं लिखेंगे, M1 M2 लिखेंगे। वो क्या करता है, लाइन को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, इस टाइप से डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन होता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और P कोई भी एक पॉइंट है जो ए बी सेगमेंट को इंटरनली मतलब अंदर, इसके अंदर M1 M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसका हमें पॉइंट मतलब x और y निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M1 x2 प्लस x वाले में y का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ x रहेगा, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ये होता है, ठीक है। और अगर ऐसे y आपको निकालना है तो क्या आएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ये आपके पास होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए M1 x2 M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। M1 प्लस M2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाते हैं फॉर्मूले को, तो क्वेश्चन कैसे करना है ये देखिए। देखिए आपको क्या करना है, जब हम x की बात करेंगे तो सिर्फ आपको इस x1 और x2 और M1 और M2 इनसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं। जब हम x की बात करेंगे तो आपको y से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको, ये देखिए M1 की तो x2 से मल्टीप्लाई कर दो और M2 की x1 से, मतलब उल्टा कर दो, M1 की x2 के साथ M2 की x1 के साथ, और डिवाइड में तो इन दोनों का प्लस करना ही है, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ऐसे ही अगर आपको y पूछा जाए तो आप सिर्फ y पे ध्यान दीजिए, x पे ध्यान नहीं देना। तो उसमें आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है कि जो m है उसकी तो M1 की y2 के साथ कर दो और M2 की y1 के साथ कर दो, डिवाइड में दोनों का प्लस करना ही है, ठीक है। तो ये आप क्या करते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गया सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए इसी में क्या आता है, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से ही मिलके बना है। क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला एक ये आपके पास है, ठीक है। अब देखिए मिड पॉइंट जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होगा, देखिए कैसे पूछता है कि भाई मान लिया ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 और इसके दूसरे के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, x2 और y2, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब कहता है कि एक A पॉइंट है जो इसको क्या करता है, इसका मिड पॉइंट है, जो इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक्स अगर आपको निकालना है तो एक्स वालों को प्लस कर दो, x1 + x2 डिवाइड में 2, ठीक है। और अगर y आपको निकालना है तो y वालों को प्लस कर दो, y1 + y2/2, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, समझ आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला हम कर चुके हैं, मिड पॉइंट फार्मूला हम कर चुके हैं और सेक्शन फार्मूला हम कर चुके हैं। अब एक लास्ट जो फार्मूला बचता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बचता है। क्या फार्मूला बचता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। और इस ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x1 y1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x2 y2 हैं, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, x3 y3, ठीक है। तो देखिए अब आप, अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा गया तो फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, देखिए क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में, देखिए आपको क्या करना है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ। इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करेंगे, मतलब याद कैसे रखना है आपको, इस फॉर्मूले को कैसे याद हो सकता है ये फॉर्मूला आपको, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, आसान सा तरीका है कैसे आपको याद रखना है। ये देखिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे x1 लिख दो, प्लस का साइन लगा के यहाँ पे x2 लिख दो, और प्लस का साइन लगा के यहाँ पे x3 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे भी ब्रैकेट और यहाँ पे भी ब्रैकेट, और इसको बंद कर दो, ठीक है। ये 3 काम आपको करने। अब उसके बाद देखिए 1, 2 और 3 यही है इसके अंदर, x1 x2 x3 यही है ना, 3 तक है। तो देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो y2 ब्रैकेट के अंदर y आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सिर्फ y। तो y2 और 2 के बाद क्या आएगा, 3, और माइनस कर देना है y3, ठीक है। अब देखिए x2 है नेक्स्ट, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, तो y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा उल्टा फिर से 1, तो y1, ठीक है। अब x3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y2, ये आपके पास हो जाएगा। क्लियर, आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया और आप इसको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ क्लास। ओके, थैंक यू।